गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने थॉमसन मॉडल पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट मॉडल है वो है रदरफोर्ड का अल्फा परकिंसन प्रयोग। तो देखिए, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, कोई रेडियो एक्टिव तत्व लिया, उससे अल्फा कण उत्सर्जित करवाए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण को बोला जाता है 2He4। इसको हीलियम नाभिक बोला जाता है। इसका जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम होता है, और जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का 2 टाइम होता है। तो देखो उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। एक्सपेरिमेंट में उसने एक स्वर्ण पन्नी ली, उसके ऊपर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग करवाई। यानी उसने क्या किया, अल्फा कण इसके ऊपर आपतित करवाए, और यहाँ पर उसने एक ZNS लेपित पर्दा ले लिया, और यहाँ पे परस्फुर लिया। तो देखो ये क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पर हमने कोई रेडियो एक्टिव तत्व लिया, तो इससे क्या हुआ कि अल्फा कण उत्सर्जित हुए। अब अल्फा कण को एक सीधी रेखा में गुजारने के लिए उसने क्या किया, लेड की ईंटें लगा दी। लेड की ईंटें क्या करती है, इस अल्फा कण को अवशोषित कर लेती है, अर्थात ये इस अल्फा कण को बिखरने नहीं देती, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करवाती है। फिर उसने एक स्वर्ण पन्नी ली जिसका आकार था 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻8 मीटर, यानी बहुत पतली स्वर्ण पट्टिका ली, एक स्वर्ण की पत्ती ली, उसके ऊपर उसने अल्फा कण आपतित करवाए। अब यहाँ से अल्फा कण क्या हुए, अलग अलग डायरेक्शन में गए, तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए लगा दिया एक परस्फुर, और यहाँ पे था ZNS लेपित पर्दा। यहाँ पे जब अल्फा कण टकराए तो यहाँ पर चमक उत्पन्न होती है। तो ये था उसका एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट में उसने एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया, उससे अल्फा कण उत्सर्जित करवाए, और उनको लेड की इंटू में से गुजारा ताकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। इनको एक स्वर्ण पन्नी पर आपतित करवाया, और वहाँ से वो टकराने के पश्चात अलग अलग डायरेक्शन में एक ZNS लेपित पर्दे पर आपतित हुए, और इसको परस्फुर गणित्र की सहायता से मापा गया। अब देखिए इसके निष्कर्ष क्या थे। तो मैं यहाँ पर एक स्वर्ण पन्नी का एक एटम ले रहा हूँ, तो ये एक एटम है, इसके ऊपर अल्फा कण आपतित करवाए। तो देखो उसने जो रिजल्ट थे, उसके निष्कर्ष थे वो क्या थे, कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। तो देखो आपको डायग्राम से पता चल रहा है, ये जो आपको रेखाएं दिख रही है वो क्या है, अल्फा कण है। तो देखो अधिकांश अल्फा कण देखो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, सीधे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। लेकिन अगर आपको लास्ट लेक्चर याद आ रहा हो तो थॉमसन ने तो क्या कहा था कि परमाणु एक ठोस गोला है। इसका मतलब थॉमसन की बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो पहला निष्कर्ष क्या था कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला। अब देखो कुछ अल्फा कण यहां टकराकर, वो सेंटर के पास से टकराकर वापस मुड़ रहे हैं। इसका मतलब अब देखो जो 2He4 यानी अल्फा पार्टिकल है, उसका चार्ज क्या है, 2 प्रोटॉन का चार्ज, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस। तो यानी अल्फा पार्टिकल के पास कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। अब मुझे ये बताओ कि जब ये प्लस यहाँ से टकराकर वापस मुड़ गया, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज होना चाहिए, क्या यहाँ पे माइनस चार्ज संभव है। अगर यहाँ पे माइनस चार्ज होता तो ये क्या होता है, इसकी तरफ आकर्षित होता। इसको प्रतिकर्षित कौन कर सकता है, प्लस चार्ज ही तो प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो देखो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसी प्रकार माइनस माइनस भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस माइनस और माइनस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो देखो अल्फा पार्टिकल पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, और ये यहाँ से टकराकर वापस चला गया। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा चार्ज होना चाहिए, प्लस चार्ज होना चाहिए। तो उसने दूसरा स्टेटमेंट ये दिया कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं जो लगभग बीच में से होकर गुजरते हैं, अर्थात परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहाँ स्थित होता है, उसके केंद्र में स्थित होता है, और उसके प्रतिकर्षण के कारण अल्फा कण क्या हो जाते हैं, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट था, उसने ये कहा कि लगभग उसने 8 से 10 हजार अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो उसने एक रिजल्ट ये देखा कि इनमें से एक अल्फा कण जिस पथ पर गया था ना, वापस उसी पथ पर आ गया। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई दृढ़ आधार है। दृढ़ आधार का मतलब जो एटम होता है उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो कहाँ केंद्रित होता है, उसके सेंटर पे। तो ये उसके 3 निष्कर्ष थे। पहला निष्कर्ष तो ये था कि जो अधिकांश अल्फा कण, मान लो उसने 10,000 अल्फा कण इसके ऊपर आपतित करवाए, तो देखा गया कि अधिकांश अल्फा कण इस स्वर्ण पन्नी से सीधे निकल गए। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है, खोखला। अब दूसरा स्टेटमेंट उसने ये दिया कि कुछ अल्फा कण किसी कोण पर विचलित हो गए या प्रकीर्णित हो गए। इसका मतलब इसका संपूर्ण द्रव्यमान संपूर्ण धनावेश कहाँ स्थित है, उसके सेंटर पर स्थित है। तीसरा स्टेटमेंट ये दिया कि एक अल्फा कण वापस उसी पथ पर आ गया। इसका मतलब परमाणु का जो दृढ़ आधार है वो उसके सेंटर पर उपस्थित है, अर्थात उसका संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ उपस्थित है, उसके सेंटर पर उपस्थित है। अब देखो
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहा उसने? तो पहली बात तो उसने यही कही कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित होता है। ये हम बात बता चुके हैं कि देखो जो संपूर्ण धनावेश है और संपूर्ण द्रव्यमान दोनों ही उसके सेंटर पर स्थित है, और जिसका आकार होता है, मैं कल बता चुका हूँ आपको, 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है, जिसको नाभिक कहा गया। दूसरा स्टेटमेंट उसने ये दिया कि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करता है। उसने क्या कहा कि मान लो ये कोई नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं? वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब आपको पता है वर्ताकार कक्षा में कोई भी कण गति करता है तो उसको क्या जरूरी होता है? उसके लिए जरूरी होता है अभिकेंद्रीय बल, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। तो यानी इस पर सेंटर की तरफ क्या लगेगा? अभिकेंद्रीय बल, तभी कोई कण क्या होता है? वर्ताकार पथ में गति करता है। अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। सेंटर पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो प्लस माइनस के बीच कौन सा बल लगता है? मैंने अभी क्या कहा कि आकर्षण बल लगता है। तो जो ये अभिकेंद्रीय बल है उसको कौन प्रदान करेगा? प्लस माइनस के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो इसने यही बात यहाँ कही है कि वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करता है तथा वर्ताकार गति के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा उसने क्या बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है तथा नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, तथा परमाणु में धनावेश पर ऋणावेश की मात्रा समान होती है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन का मतलब कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं पूछूं नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो नेट चार्ज 0 का मतलब क्या है? परमाणु विद्युत उदासीन। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की कमियां। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो पहली कमी क्या है? अब देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि ये तो सेंटर पार्ट है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे तो बताओ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते जाएंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? माइनस, और सेंटर पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो प्लस माइनस के बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल। तो जब ये लगातार इसके चारों तरफ चक्कर लगाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? इनकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी। अरे भाई, आपको जब बोला जाए कि आप किसी ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर काटो, जैसे जैसे आप चक्कर काटते जाओगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता जाएगा कंटिन्यूअसली, तो क्या होगा? प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक बार ऐसी कंडीशन आनी चाहिए कि वो सेंटर में गिर जाएगा, अर्थात नाभिक का क्या हो जाएगा? परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होगा। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु का अस्तित्व है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं समझा पाया। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नाभिक में समा जाएगा। इसका मतलब परमाणु क्या होता है? अस्थायी। लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है? स्थायी। अब दूसरा है रैखिक स्पेक्ट्रम। देखो ये क्या होता है? ये होता है कि जब आप रदरफोर्ड ने कहा कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो उससे पूछा गया कि उनकी कक्षाओं के बारे में आप कुछ बताइए। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षा में मूव करता है। अब बताओ, जब हर एक कक्षा में मूव करता है ना, तो जो उसका स्पेक्ट्रम बनेगा ना, वो कैसा होगा? सतत होना चाहिए। अब मैं देखो थोड़ा सा आपको बताता हूँ ये सतत और विविक्त क्या होता है। देखो सतत का मतलब होता है अगर आप हर एक राशि कंटेन करें, जैसे आप लेते हैं 1 to 100 लो, तो अब देखो बीच में आएगा 1.1, 1.2, 1.3। अगर ये हर एक राशि कंटेन करता है तो वो तो होता है सतत। और विविक्त का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यह है विविक्त और यह है सतत। सतत का मतलब उसमें हर एक राशि कंटेन होनी चाहिए। जैसे मैं बोल दूं कि 1.9, 1.10, 1.11 हर एक राशि कंटेन हो तो वो होना चाहिए सतत। और विविक्त होता है कि इंटीग्रल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या कहलाता है? विविक्त। तो अब देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो वो हर एक कक्षा में चक्कर लगाने चाहिए। जैसे अगर मैं एक कक्षा की बात करूँ, मान लो पहली, तो उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3 हर एक कक्षा होनी चाहिए। तो स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए? सतत। लेकिन एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि स्पेक्ट्रम कैसा प्राप्त होता है? विविक्त, यानी इलेक्ट्रॉन हर एक कक्षा में चक्कर नहीं लगाता। ये बात निल्स बोर ने समझाई थी। और थोड़ा सा बता दूं स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो आप जानते हो व्हाइट लाइट के साथ कलर होते हैं उसमें, विबग्योर। तो ये क्या है? वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम। तरंग दैर्ध्य का क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। वायलेट की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और रेड की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे ज़्यादा। तो वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। तो दूसरा स्टेटमेंट उसका ये था कि जो
स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो सतत होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो स्पेक्ट्रम कैसा मिला, विविक्त मिला। और जो तीसरी बात उसने जो नहीं समझा पाया वो था स्टाक प्रभाव और जीमान प्रभाव। तो देखो स्टाक प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का विपाटन और जीमान प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का विपाटन। ये हम हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको नाम ही दिए हुए हैं 12th क्लास में कि स्टाक प्रभाव और जीमान प्रभाव। तो स्टाक प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का विपाटन और जीमान प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का विपाटन। तो ये थी रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की कमी। वो इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं समझा पाया, उसके स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, स्टाक प्रभाव और जीमान प्रभाव को नहीं समझा पाया। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और है इसी का, तो वो है नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी या नाभिक की त्रिज्या। तो अब देखो ये एक एटम है, अब इस पर आप अल्फा कण की बौछार करवाते हो तो देखा गया था ना कि 8000 या 10,000 में से एक अल्फा कण वापस उसी पथ पर लौट गया। तो मान लो कि वो अल्फा कण यहाँ से टकराकर वापस लौट गया। अब देखो आप बताओ, जब अल्फा कण मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। कोई वस्तु गति करती है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। अब देखो अल्फा कण यहाँ आया और यहाँ कुछ क्षण के लिए रुका होगा और वापस इसी डायरेक्शन में मुड़ गया। तो जब वो कुछ क्षण के लिए रुका उस समय गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, स्थितिज ऊर्जा में। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, इस पे आकर अल्फा कण कुछ समय के लिए रुका होगा, चाहे मिली सेकेंड रुका हो चाहे माइक्रो सेकेंड। तो उस समय गतिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, स्थितिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होनी चाहिए, स्थितिज ऊर्जा के। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k(q1q2/r)। अब देखो Q1 अल्फा कण का चार्ज कितना है 2e और Q2 क्या है, नाभिक का चार्ज। और नाभिक देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, नाभिक होता है ZXA, ये रासायनिक प्रतीक होता है। और यहाँ Z होता है ना, वो होता है प्रोटोनों की संख्या। अब बताओ नाभिक है, नाभिक में आपको पता है एक तो प्रोटॉन होता है और एक कौन होता है, न्यूट्रॉन। बताओ न्यूट्रॉन पे किसी प्रकार का चार्ज होता है, नहीं। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, E। तो अब बताओ अगर मैं बोलूं कि मेरे पास Z प्रोटॉन है तो नाभिक का टोटल चार्ज कितना हो गया, बताओ। एक प्रोटॉन का चार्ज E है तो Z का ZE नहीं हो गया। तो यहाँ Q2 का मान कितना हो गया, ZE। और मैंने मान लिया कि ये सेंटर से ये डिस्टेंस है R0, तो R का मान कितना हो गया, R0। तो आप मान पुट कर दो, तो हाफ mv² बराबर k2e/R0। अब इसको सोल्व करो तो यहाँ से R0 का मान आ जाएगा 4kZ²/mv²। इसको अगर मैं गतिज ऊर्जा के फॉर्म में लिखूं तो 2kZ²/ke, क्योंकि ke क्या होता है, हाफ mv²। तो देखो ये 2 पर जाएगा तो 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे k क्या है, k एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। Z है यहाँ पे परमाणु क्रमांक और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज। अब देखो इस पे एक न्यूमेरिकल है कि 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के एक अल्फा कण जो स्वर्ण नाभिक से प्रकीर्णित हो रहा है के लिए निकटतम पहुंच की दूरी ज्ञात करो। तो देखो जब भी न्यूमेरिकल करो तो जो जो राशि आपको दी हुई है वो लिख लो। तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मान होता है 10⁶ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो के का मान इतना आ गया। अब आपको स्वर्ण नाभिक के लिए Z का मान आप जानते हो कितना होता है, 79। अब आपको पूछा क्या है, R0। तो फॉर्मूला रख दो 2kZ²/ke। अब सब वैल्यू पुट करो तो 2k का मान 9 × 10⁹, Z का मान 79, E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर अपॉन 4 × 10⁻13। जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 9.10 × 10⁻14 मीटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।